ग्रीटिंग एंड वेलकम टू द इंटेंसिव सक्सेस ग्रोथ। मैं हूं आपका होस्ट निशांत शर्मा। आज हमारे शो में अशोक कुमार पाटिल जी है। ये मैनेजिंग डायरेक्टर है ऑफ पियानी प्रोजेक्ट एंड मल्टीकॉम प्राइवेट लिमिटेड। वेलकम अशोक। थैंक यू वेरी मच। ओके, हम स्टार्ट करते हैं। आपने अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट करी और आप यहाँ तक मैनेजिंग डायरेक्टर कैसे बने, क्या चैलेंज है उसके बारे में आप कुछ बताइए। मैं पहले अपने बारे में बताता हूँ। मैं बिहार के एक छोटे से गांव से हूँ, जो जो बक्सर जिले में है। मेरे मेरे पिताजी एक साइंस टीचर थे। जी। वो अभी रिटायर्ड हो गए हैं। मेरी मेरी पढ़ाई गया में ही हुई। वहाँ से मैंने कोशिश तो की कि 987 में कि हमें गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में सीट मिल जाए, लेकिन मिला नहीं। ओके। फिर हमने प्राइवेट कॉलेज में एंट्री की। यहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट होती है। फिर हमने प्राइवेट कॉलेज से मैंने इंजीनियरिंग की कोल्हापुर में शिवाजी यूनिवर्सिटी कर कर है। 92 में मेरी इंजीनियरिंग कंप्लीट हुई। तो एक तो हमारी पढ़ाई हुई, जो मैंने अपनी इंजीनियरिंग की। उसके बाद रियल स्ट्रगल शुरू हुआ। जैसा तो 92 93 उस समय जॉब में ज़्यादा था नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर थे था नहीं। इवन लोग सिविल इंजीनियरिंग के बारे में लोग तो जानते थे। एक ही इंजीनियरिंग जानते थे, सिविल इंजीनियरिंग। उसके बाद भी वो ब्रांचेज भी थे, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल्स, मैकेनिकल्स। लेकिन लोग, हम जैसे लोगों को उसके बारे में ज़्यादा पता नहीं था। लोग केवल सिविल इंजीनियरिंग था, तो हम भी उन लोगों के साथ सिविल इंजीनियरिंग हमने किया। लेकिन जब हमने कॉलेज में दाखिला ले लिया, पढ़ाई शुरू की, तो लगा कि नहीं नहीं, दुनिया इतनी ही नहीं है, उसमें और भी है। जॉब इंजीनियरिंग करने के बाद फिर जब जॉब की बातें आई, तो जॉब की भी स्कार्सिटी थी, इंफ्रास्ट्रक्चर था नहीं। फिर भी हमें बरौनी रिफाइनरी में एक किसी कॉन्ट्रैक्टर, एक छोटे से कॉन्ट्रैक्टर के पास हमें जॉब मिला। वहाँ से वो स्ट्रगल करने के बाद जब जब मेरी एंट्री मिली, एंट्री होने के बाद फिर अपने स्ट्रगल धीरे धीरे शुरू कम होना शुरू हो गया। या फिर एक्चुअली क्या होता है, जब आपको जॉब एक बार एंट्री मिल जाती है, तो फिर आपका नॉलेज और एक्सपीरियंस वो आपके प्रोफेशनलिज्म को दर्शाता है और आपको आगे की तरफ बढ़ाता है। मैंने बहुत मेहनत की। फिर उसके बाद जो प्राइवेट जो छोटे कॉन्ट्रैक्टरों से के साथ काम करते हुए काफ़ी कुछ मैंने सीखा। फिर हमें 95 ती 3 साल के बाद हमें गेमन इंडिया में हमारी एंट्री हुई। फिर वहाँ से हमारा ग्रोथ शुरू हो गया। हमने 6 साल गेमन इंडिया के बहुत सारे प्रोजेक्ट में रिलायंस जामनगर में काम किया। गंगा रिवर में व्हील फाउंडेशन में काम किया। मुंबई में जेजे फ्लाईओवर 2-3 प्रोजेक्ट उधर में काम किया। वो करने के बाद फिर जब एक बार एंट्री हो जाती है, आपका नाम हो जाता है, आपके पास एक्सपीरियंस हो जाते हैं, तो डिमांड भी बढ़ने लगता है। और उस समय एक और 95 96 में एक और था कि जब जब अच्छे-अच्छे प्रोजेक्ट जब आने लगे, तो वहाँ पे प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग करके एक डिपार्टमेंट हुआ करता था। वो नया-नया था और लोगों की उसमें काफ़ी ज़रूरत थी। हर एक प्रोजेक्ट को मॉनिटर करने के लिए, उसकी प्लानिंग करने के लिए होता है। तो मैंने मैंने जो है प्लानिंग सेक्शन को अच्छा इफेक्टिव समझा और उसमें एंट्री कर ली। उसमें फ़ायदे हुआ, काफ़ी कुछ काम के साथ-साथ बुक्स, स्पेसिफिकेशन जानने को मिला, नॉलेज बढ़ता चला गया। फिर हमें एफ-1s में अपॉर्च्युनिटी मिली। एफ-1s में करने के मैं कंटिन्यू रहा। मैं 6 साल मैंने गेमन इंडिया में काम किया। उसके बाद करीब 7 से 8 साल मैंने एफ-1s में काम किया। फिर उसी उसी समय में हमें बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु में बन रहा था, वहाँ से हमें ऑफ़र आया। उधर में मैंने 6 साल काम किया। तो ये जब ही होने के बाद उसी हाँ, जब जब आप आगे बढ़ रहे होते हैं, आपके पास पैसे हो जाते हैं, नॉलेज हो जाते हैं, लेकिन जब आप एक ऐसा भी समय आता है कि आपकी फैमिली प्लानिंग, बच्चे, फैमिली, प्रोफ़ेशन, वो दोनों को मैनेज करना होता है। खासकर सिविल इंजीनियर के लिए, जो कि जॉब जो है ट्रांसफरेबल होता है। हर एक प्रोजेक्ट 2 से 3 साल के प्रोजेक्ट होता है। वो 2-3 साल में आपको एक दूसरे से दूसरे जगह जाने होते हैं। फिर बच्चों की पढ़ाई, फैमिली को एक जगह सेटल करना, ये एक काफ़ी चैलेंजिंग जॉब है। ये सब करने के लिए उसमें हाँ,
मेरी वाइफ ने हमें बहुत साथ दिया। फिर मैंने 2000 जब हमारे बच्चे जब हो गए 2000 1999 और 2000 में हमें 2 बच्चे हुए, एक बेटी और बेटा। फिर उनको पढ़ाई करने के लिए मैं बेंगलुरु में सेटल हो गया। कम से कम बच्चे जो हैं पढ़ाई तो करें और मैं फिर घूमता रहा हूँ। तो फॉर्च्यूनेटली और लकीली जो भी कहिए 2011 तक मैं बेंगलुरु में ही रहा। उसमें हमारे बच्चे उनको पढ़ने के लिए एक बेस मिल गया, एक जगह मिल गई और वो पढ़ने लगे। फिर जब आप नौकरी करते जाते हैं, प्रोफ़ेशन में घूमते जाते हैं, मेहनत करते जाते हैं, तो क्या होता है एक बार टायर्ड भी होना शुरू होते हैं। और टायर्ड उसको बोलते हैं उसको बोलते हैं कि जब आप एग्ज़ॉस्ट होने लगते हैं और जो आप चाहते हैं वो मैनेजमेंट वो फुलफ़िल नहीं होता है। अगर आपके पास नॉलेज हो गया, एक्सपीरियंस हो गया, लेकिन जो कंपनी का कुछ उन कंपनी को चलाने के तरीके कुछ और होते हैं, उनकी सोच कुछ और होती है और वो अगर आपके साथ मैच नहीं करता तो आप डिस्कम्फर्ट होना शुरू करते हैं कि भाई मैं जो बोल रहा हूँ, जो मैं सोच रहा हूँ वो कंपनी के हित के लिए है, लेकिन उसी चीज़ को मैनेजमेंट के लोग जो हैं हर्डल बन रहे हैं। उनके कुछ और भी हो सकता है, उनकी उनके सोचने का तरीके अलग हों या उनकी कुछ खुद की कुछ बेनिफिट हो, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो मैंने क्या देखा कि कॉर्पोरेट कंपनियों में एक लेवल पे आने के बाद आपकी ग्रोथ वहाँ पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है। और वो पॉलिटिक्स अगर उस पॉलिटिक्स में आप जीत गए, पॉलिटिक्स बोला तो लेग पुलिंग, एक दूसरे को पैर को खींचकर आगे कैसे बढ़ना है वो है। बाकी आपके नॉलेज, एक्सपीरियंस बाजू में हो जाते हैं और उसमें अगर आप सक्सेस हो गए तभी आप टॉप लेवल पे जाएँगे और आपको सुनने वाले भी मिलेंगे। मैं अनफॉर्चुनेटली मैं उसमें सक्सेस नहीं हो पाया, ना ही मेरी सोच थी। क्योंकि मेरा 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 मेन उद्देश्य था ऑनेस्टी से काम करना, अपने नॉलेज को बढ़ाना और अपने जो हमने खुद के लिए एक सेट किया कि मेरी एक लिमिट है, उससे आगे मैं कुछ और नहीं कर सकता। जिसके लिए भी मैं काम करता हूँ, उनके लिए ओबीडिएंट होना है, प्रोफेशनलिज्म को छोड़ना नहीं। इसके फ़ायदे ये हुए, मेरी जो बेटी थी वो एमबीबीएस उसको मिल गया। बेटे को आईआईटी खड़गपुर में एंट्री हो गई। मैंने बोला बस मेरा मेरा जो मेरा मिशन था वो सक्सेस हो गया। आज के दिनों में आज के जब जब बेटे को आईआईटी खड़गपुर कंप्लीट होने के बाद जॉब मिल गया, बेटी की एमबीबीएस कंप्लीट हो गया, यानी कि अब मेरा जो एक्सपेंसेस जैसा कुछ नहीं रह गया। तो मैंने सोचा कि अब छोड़ो, अपनी खुद का करते हैं। एटलीस्ट उसमें जो भी करेंगे ऑनेस्टली करेंगे। तो अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो उसमें 2 चीज़ें हैं। एक है आपका नॉलेज एक्सपीरियंस के साथ-साथ मनी। आप अगर कोई भी आप बिज़नेस शुरू करने चाहते हो, एंटरप्रेन्योर लोग क्या वो सोचते हैं कि भाई अगर हमने बिज़नेस करने से बहुत ईज़ी है। एंटरप्रेन्योर पर कुछ भी कोई भी चीज़ हो, एंटरप्रेन्योर बनना बहुत ईज़ी है। लेकिन जब आप मार्केट में जब पहुँचोगे, घूमोगे, एंट्री करोगे तो देखोगे कि नहीं भई आप बहुत सारे लोग हैं जो आपको आपको आगे बढ़ने ही नहीं देंगे। किसी को कौन भी फील्ड हो। तो मेन चैलेंज वहाँ से शुरू हुआ। इसके पहले ये मैंने सारे प्रोन्स एंड कॉन्स हमने जो अपने 30 साल के एक्सपीरियंस में सब कुछ मैंने देख लिया था। तो मैंने सोचा कि यस, हाँ, अभी जो मेरी एक सोच है उसमें पैसा हमारे लिए प्रायोरिटी नहीं है। मेरा है मैं अपने नॉलेज को, अपने एक्सपीरियंस को सोसाइटी में कैसे शेयर करूँ, कैसे आगे बढ़ाऊँ। तो इसके लिए मैंने उसके लिए ईज़ी क्या था कि जो छोटे कॉन्ट्रैक्टर हैं, बड़े कॉन्ट्रैक्टरों के लिए तो है, उनके पास बड़े-बड़े लोगों को हायर कर लेंगे, एक्सपीरियंस लोगों को हायर कर लेंगे और अपना करेंगे। लेकिन छोटे जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, जो एंट्री लेवल पे होते हैं, वो उनकी कैपेसिटी नहीं होती कि लाख 2 लाख पर मंथ सैलरी देने वाले इंजीनियर्स को हायर करना। और नहीं होने से क्या होता है, उनकी टेक्निकल कोई भी काम अगर आप करते हैं, तो उसमें टेक्निकल थिंग ज़रूरी है। कॉन्ट्रैक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, कॉरेस्पॉन्डेंस, उसके बाद प्लानिंग, मॉनिटरिंग, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैंने उनको ऑफ़र दिया कि भई अगर आप ऐसे कर सकते हो, मैं आपके पास सैलरी पे नहीं, क्योंकि आप सैलरी मेरी दे नहीं सकते और मैं भी आपके पास सैलरी पे काम नहीं कर सकता। उसमें क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी मेरी भी रहेगी और आपकी भी रहेगी। फिर मैंने अपने ही जो छोटे कॉन्ट्रैक्टर थे उनको 2-3 कॉन्ट्रैक्टरों को मैंने अब वो अपने उनको
फिक्स किया कि चलो भाई तुम्हारे जो भी काम होंगे मैं शुरू करूँगा। यहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। उसी में एक मिल गया कि भाई ठीक है, उसने हमें नागपुर में ऑफ़िस दे दी, उसने एक कंपनी बना दी और उस कंपनी को मैं लीड करने लगा। और इस तरह से मैं ब एक नए इंजीनियर से जो स्टडी कर कर बाहर निकला हो, एक एमडी के लेवल पे पहुँच गया। उसके पहले मैं पोस्ट पे कॉर्पोरेट कंपनियों में जनरल मैनेजर और वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट तक तो पहुंचा, लेकिन लेग पुलिंग के कारण मैं आगे नहीं बढ़ पाया और मैंने इसके लिए छोड़ दिया और अपने एक छोटी सी कंपनी नागपुर में स्टार्ट की और उसका मैं एमडी बनकर बैठा हूँ। और हमें 2-3 कॉन्ट्रैक्टर जो हैं, जो टेंडरिंग करते हैं, जो वो भी खुश हैं, उनको भी कम पैसे में अच्छा सलाह मिल जाता है, उनकी प्लानिंग अच्छी हो जाती है, टेंडरिंग हो जाती है और एग्जीक्यूशन भी हो जाता है। तो इस तरह मेरी जर्नी अपनी पढ़ाई करने के बाद एमडी तक की हुई। आपकी जर्नी बहुत इंस्पायरिंग है। तो आपको स्टार्टिंग में पता कैसे चला कि मुझे सिविल इंजीनियरिंग करा है? तो आपको गाइडेंस किसने दी? उस एज में गाइडेंस मैंने मैंने आप पहले ही बताया कि उस समय जब जब 87-88 में जब मैं स्कूल में पढ़ रहा था, उस समय लोगों को सिविल इंजीनियरिंग के अलावा कोई हम लोगों को पता ही नहीं था। अच्छा, और मेरी फैमिली में मेरे गांव में दो एक मेरे पड़ोसी वो सिविल इंजीनियर थे और मेरे अंकल वो सिविल इंजीनियर थे और हमारे मेरे मेरे पिताजी टीचर थे। हमें वो चाहते थे मैं यूनिवर्सिटी में जाऊं, हायर स्टडी करूं, टीचर बनूं। लेकिन लेकिन मेरी मेरी सोच थी कि एक ही सब्जेक्ट को बार बार क्यों पढ़ाना। सो मैंने मेरी कुछ और कि भाई कुछ और इनोवेशन करना है, आगे बढ़ना है। तो देन पूरी दुनिया को देखना है। उस समय अगर आप देखेंगे तो 70-80 के बीच में टीचरों का ट्रांसफर भी नहीं होता था। मेरे मेरे फादर 25 साल एक ही स्कूल में थे। तो अगर अगर उस तरह से अगर देखेंगे तो मेरी एक सोच थी कि हमें हमें दुनिया घूमना है, लोगों को दाम जानना है, अच्छी अच्छी चीज़ों को, हर एक स्टेट में क्या हो रहा है, दूसरे डिफरेंट प्लेस पे क्या हो रहा है, उसको जानने का, समझने का। तो उसके लिए जो मैंने समझा वो टीचिंग फील्ड में जाने से वो हम नहीं समझ पाते। इसके लिए मैंने इंजीनियरिंग का फील्ड समझ को सेलेक्ट किया और इंजीनियरिंग में भी हमें ये सब पता नहीं था कि केमिकल इंजीनियरिंग क्या होता है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्या होता है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी कोई चीज़ होती है। उस समय हमें पता नहीं था, ना ही उस समय काउंसलर थे। अभी आज के टाइम में देखेंगे तो छोटे-छोटे बच्चों के लिए भी काउंसलर के बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हो गए हैं। हर एक लोग अगर छोटे बच्चों को एलकेजी, यूकेजी से ही अगर पढ़ाना चाहते हैं कि कौन से सब्जेक्ट पढ़ाऊँ, किधर डालूँ, तो अभी काउंसलर मिल जाते हैं। हम लोगों के ज़माने में ऐसा कुछ था नहीं और ना ही कोई गाइड करने वाला था। राइट। तो उस वही वही जब मेरे बच्चे हुए, मेरे पास काफ़ी कुछ नॉलेज था, हमें काफ़ी कुछ आइडिया था, तो हमें अपने बच्चों को स्टडी कराने के लिए हमें वो सब सोचना नहीं पड़ा। जो चीज़ें मैंने अचीव नहीं की, मेरी पूरी कोशिश हुई रही कि मैं अपने बच्चों को उस लेवल पे पहुँचा दूँ और फॉर्च्यूनेटली हो पाया। ग्रेट। तो सर ऐसी क्या 3 एरिया के कारण में होते हैं? एक सिविल इंजीनियर, ज़्यादातर सिविल इंजीनियर वीपी तक की पोस्ट पे पहुँच नहीं पाते। आपके हिसाब से वो क्या रीज़न है? वही अभी जो मैंने बताया कि सबसे पहले जब जब आप सिविल इंजीनियरिंग कर जब आप फील्ड में आते हो तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको नॉलेज और एक्सपीरियंस होना, क्योंकि किताब में बहुत सारी जो थ्योरी में लिखी होती है वो ऑपरेशन में वैसा नहीं होता है। उसको ऑपरेशन में लाने के लिए बहुत सारे चीज़ें जो है प्रैक्टिकली जानना होता है। और सिविल इंजीनियरिंग में भी बहुत सारे फील्ड हैं, डिजाइन का है, प्लानिंग का है, एग्जीक्यूशन का है, ऑपरेशन का है, कंट्रोलिंग का है, कोचिंग का है, बहुत सारे डिपार्टमेंट उसमें भी हैं। हर एक चीज़ तो अभी अभी वो क्या है, मास्टरी जिसको बोलते हैं ना, वो हो जाता है। फिर अगर आपको फिर डिसाइड करना होता है अपने करियर में 4-5 सालों के अंदर कि आप किस फील्ड में जाकर आपका आपका नॉलेज है, आप उसमें सूट फिट होते हो। क्या होता है किसी-किसी को लिखने में, काउंटिंग करने में डर लगता है कि कहीं मेरे से कुछ मिस्टेक ना हो जाए। तो वैसे लोग अपने को एग्जीक्यूशन में जाते हैं कि नहीं भाई चलो मैं एक अच्छा सुपरवाइज़र हो सकता हूँ, काम को मैं करा सकता हूँ। अब उनसे अगर आप लेटर लिखने को बोलो, बिल बनाने को बोलो, प्लानिंग करने को बोलो तो थोड़ा डरते हैं। तो आपको ये समझना, और
कुछ लोग होते हैं कि नहीं, मैं धूप में तो नहीं जाऊँगा, पानी में नहीं जाऊँगा, बाहर नहीं निकलूँगा, तो उनके लिए फिर ऑफ़िस वाले काम होता है। तो वो आपको डिसाइड करने हैं कि आपके पास आपका स्ट्रेंथ किधर है, किस स्ट्रेंथ में आप जाना चाहते हो। और वो 4-5 साल में आपको डिसाइड करना होता है। वो डिसाइड कर लिए फिर आपका उसी फ़ील्ड में ग्रोथ होता है। लेकिन जैसा मैंने पहले भी बताया, एक सर्टेन लेवल पे आने के बाद पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है। जो लेग पुलिंग जिसको बोलते हैं। क्योंकि अगर आप मान लीजिए, आप जब आप बॉटम लेवल पे हो तो आप 1000 लोग हो। नेक्स्ट लेवल पे 100 लोग होंगे, उसके लेवल पे 40 लोग होंगे, उसके लेवल पे 20 होंगे, फिर 10 होंगे, फिर 5 होंगे, फिर 1 होगा। तो आपको 1000 से फर्स्ट लेवल पे आने के लिए डेफिनेटली बहुत सारे जो है ग्रेड को क्रॉस करना होता है और अपने आप को शो करना होता है कि आप यस, यू आर कैपेबल टू रीच एट पॉइंट एज ए पोस्ट 1। तो क्या है उसमें, क्या होता है, फिर कंपटीटर बहुत होते हैं और उस एक लेवल में आने के बाद केवल आपका नॉलेज और एक्सपीरियंस कोई मायने नहीं रखता। आप अपने जो चेयरमैन है या एमडी है, आप उसको कैसे कन्विंस कर सकते हो? क्योंकि फाइनली क्या होता है, कन्विंसिंग होता है और उसमें सबसे टॉप वाले को क्या चाहिए? पैसे चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। तो उन उन दोनों के बीच में आपकी लॉयल्टी और आपका नॉलेज और एक्सपीरियंस वहीं तक रहता है जहाँ एक लेवल तक। लेकिन जब आप फाइनलिस्ट बनने लगोगे ना, एक दो पोस्ट नीचे एमडी और उसके नीचे में, तो वहाँ पे पहुँचने के लिए आपको बहुत कुछ जानना, पॉलिटिकली साउंड होना पड़ता है, इन्फ्लुएंशियल होना पड़ता है। तो क्या उसमें सारे लोग सफल नहीं होते हैं। सही भी है ना। किसी कॉर्पोरेट कंपनी में चेयरमैन और एमडी तो एक ही होगा, सीईओ तो एक ही होगा, 10 तो होंगे नहीं। तो उस लेवल पे पहुंचने के लिए मेहनत तो करनी पड़ती है। फिर कुछ लोग हार जाते हैं, कुछ लोग अपना स्ट्रगल करते रहते हैं। तो ऐसा होता है। लेकिन यस, आपको आगे बढ़ने के लिए एक चीज बहुत ही जरूरी है, आप अपने पैशन को आपको कम नहीं आंकना है। एक आप अपने को एक जो भी है, आपने एक ऑब्जेक्टिव अपने लिए फिक्स करना है कि आपको बनना क्या है, किस लेवल पे जाना है। फिर उसके लिए प्लानिंग करनी पड़ती है और स्टेज वाइज कुछ भी है, जैसे लाइफ में कुछ भी बनना है, उसके लिए आपको तो अपनी लाइफ में, आपके लाइफ में मान लीजिए हम 20 साल के बाद क्या करेंगे, वो एक फिक्स करना होता है। और वो करने के बाद उसको करने से नहीं आएगा। उसको खुद को पूरा करने के लिए आप एक प्लान बनाओ और उस प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए आप उसको मॉनिटरिंग करो कि क्या सचमुच आप उसको फुलफिल कर सकते हो कि नहीं। अगर कर सकते हो तो उसके लिए क्या हर्डल होगा, उस हर्डल को पूरा करने के लिए आपको क्या चाहिए। उसमें बहुत सारी चाहिए चीज़ें हैं। हर्डल बहुत आएगी जिसमें आपके कलीग आएंगे, आपके दोस्त आएंगे, आपके दुश्मन आएंगे। उन सबों को कैसे हैंडल करना है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको एक्सपीरियंस से हुई। नॉलेज तो है, नॉलेज आपका एक बेसिक है, लेकिन आपको ग्रोथ करने के लिए एक्सपीरियंस ज़रूरी है। उस एक्सपीरियंस में आपके टेक्निकल नॉलेज, सोशल बिहेवियर वो चाहिए। जैसे मैं 1-2 दिन पहले कहीं पे मैंने एक मैसेज पढ़ रहा था कि सक्सेस क्या होता है। तो जो जो सक्सेस जो स्टोरी बताया गया है, वो शुरू होता है आपका ग्रोथ से। व्हाट इज ग्रोथ? ग्रोथ मीन्स, मान लीजिए आप एक स्टूडेंट हैं, कोई आपकी अर्निंग नहीं हो रही है, तो आपने जब स्टूडेंट से प्रोफेशन में आए, वो नौकरी शुरू की, मेहनत की, एक्सपीरियंस किया, तो आपकी सैलरी बढ़ती गई, आपके पोस्ट बढ़ता गया। तो इसको बोलते हैं ग्रोथ। या फिर आपने एक 1 करोड़ की बिजनेस शुरू की, उसको 10 करोड़ किया, फिर 100 करोड़ किया, 1000 करोड़ किया, उसको बोलते हैं ग्रोथ। लेकिन उसी ग्रोथ में अगर आपने एथिक्स डाला, उसी ग्रोथ में आपने कुछ नॉर्म्स बना दिए कि ये जो काम करने के लिए ये सब है, तो इसको बोलते हैं प्रोग्रेस। यानी ग्रोथ में एक भी एथिक्स और नॉर्म्स को आपने ऐड कर दिया तो हो गया प्रोग्रेस। और प्रोग्रेस, अब अगर आपने प्रोग्रेस शुरू कर दिया तो उसमें फिर क्या होता है, मोरलिटी, ह्यूमैनिटी,
फिर स्पिरिचुअलिटी। अगर ये सारी चीज़ों को अगर आपने कर दिया, यानी कि आप एक सुपरमैन बन गए, उसको बोलते हैं सक्सेस। तो मेरे हिसाब से ये सारी चीज़ें, तब एक सक्सेसफुल पर्सन बनने के लिए आपका ग्रोथ के साथ-साथ, प्रोग्रेस के साथ-साथ ह्यूमैनिटी, मोरलिटी और स्पिरिचुअलिटी होना ज़रूरी है। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उस लेवल पे पहुँचने के लिए सारे, जैसे बोला जाता है, सारे लोग टाटा बिरला नहीं होते। तो टाटा बिरला को बनने के लिए, अपनी वैल्यू को बनाने के लिए, उनको एक सक्सेसफुल बिज़नेसमैन बनने के लिए, सक्सेसफुल इंडस्ट्रियलिस्ट बनने के लिए काफ़ी मेहनत करना पड़ा है। राइट। तो वैसे ही अपने को भी करने का है। राइट। तो मैं भी उसी लेवल पे, सोच वही है, उसी लेवल पे आगे बढ़ रहा हूँ। अगर मैं और अच्छा है। हाँ, और ये भी है कि हाँ, हमें मालूम है हमारा स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है। क्योंकि अब लोग लोग तो कोशिश चाहते ही हैं कि मैं भी टाटा बिरला बन जाऊँ, मैं भी अंबानी बन जाऊँ। सारे लोग तो नहीं बन सकते, क्योंकि उन्हें एक अपनी काबिलियत, हमें हमें मालूम है कि मैं किस लेवल पे पहुँच सकता हूँ, हमारी स्ट्रेंथ क्या है। उस तो आप, हर एक आदमी को अपना इंटरनली पता होता है कि आपकी नॉलेज क्या है, एक्सपीरियंस क्या है, कितने रिस्क ले सकते हो, किस लेवल तक रिस्क ले सकते हो। तो मेरा लोग, जो जो भी स्टूडेंट हैं, जो आगे बढ़ रहे हैं या जो भी मिड लेवल में हैं, यही है कि आप सपने ज़रूर देखो, लेकिन सपने देखने के साथ-साथ आप एक प्लानिंग करें। उस प्लानिंग में आपको पता होना चाहिए कि आपके जो खुद के, जो आपने के सपने देखे हैं, उसको स्टेज बाय पहुँचने के लिए, उसको क्लियर करने के लिए, अचीव करने के लिए, आपने जो गोल सेट किए हैं, उसको मॉनिटरिंग करते रहो। देखते रहो कि जो जो भी आप हैं, क्या-क्या बीच में हर्डल आ रहे हैं। ऑब्स्ट्रक्शन तो आएगा, फिर उसको कैसे क्लियर करना है, क्लोज़ली उसको मॉनिटर करना है, चैलेंज के साथ उसको लेना है और आगे बढ़ना है। तो आपकी कंपनी का विज़न क्या है सर? हाँ, मेरी मेरी क या जैसे जैसे मैंने आपको पहले ही स्टेज में बताया था कि मैंने अपनी कंपनी शुरू की कि अपना खुद के जो नॉलेज है, उसको शेयर करूँ। वो हमारी मनी इज़ नॉट कोई प्रायोरिटी नहीं है। तो हाँ, उसमें जितने भी स्टूडेंट लोग हैं, जो नए-नए कमर्स आते हैं, वो मेरे लिए भी ईज़ी रहेगा कि मैं उनको हाई सैलरी देना नहीं है, तो मैं उनको सिखाता हूँ। सिखाने के बाद उनको अपने टीम में लेता हूँ। फिर जो जो उनको छोटे-छोटे काम, जो जो भी हमारे पास काम है, उनको डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ। उनको सीखने का मौका मिलता है, उनको ग्रोथ करने का मौका मिलता है। तो वैसे ही जितना हो सकता है, ये क्योंकि मैं एक टीचर का लड़का हूँ, इसके लिए सोच तो वही है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, जो जो इंजीनियरिंग कर लड़के आए हुए हैं, उनको शिक्षित करूँ, उनको ट्रेनिंग दूँ, जिससे उनका फ्यूचर आगे बढ़े, या मेरे साथ आगे बढ़े, या फिर मान लीजिए 5-10 साल हो गया, अगर उनको मार्केट में और भी अच्छा मिलता है अपॉर्चुनिटी, उधर भी जा सकते हैं। सही। तो मेरा एम एम यही है कि जितना मैं, मेरे से हो सकता है, उतने ही लोगों को, उतने ही बच्चों को आगे के बढ़ाने के लिए उनको मोटिवेट करते रहूँ, एक गाइड बनूँ। तो आपके मेन क्लाइंट्स कौन है? कौन रहते हैं? किस टाइप के? मेरे 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 2 तरह के क्लाइंट हैं। एक 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 जो है, वो अपना गवर्नमेंट, जिसको जिसको और जो हमारे सिविल इंजीनियरिंग में बोल, आपने सुना होगा ऑथोरिटी इंजीनियर और इंडिपेंडेंट इंजीनियर। वो क्या होता है कि जब गवर्नमेंट काम कर रही होती है, जो कोई प्रोजेक्ट निकलता है, उसको प्रोग्रेस, उसकी क्वालिटी और प्रोग्रेस को मॉनिटर मॉनिटर करने के लिए उन्हें एजेंसी चाहिए होती है, जो थर्ड पार्टी जिसको बोलते हैं। तो एक तो वो डायरेक्टली वो टेंडर के थ्रू होता है, उसमें एसोसिएट कर मैं टेंडर भरता हूँ, अगर काम मिलने के बाद उस प्रोजेक्ट को मॉनिटर करता हूँ। वो हमारे पास 2 प्रोजेक्ट हैं वैसे। बाकी जो मैंने बोला, छोटे-छोटे जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, उनको मैं हेल्प करता हूँ। उनके साथ एसोसिएट हूँ और उन्हें टेंडरिंग से लेकर प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए मैं उनको हेल्प करता हूँ। तो उसमें क्या होता है, उसमें बहुत सारे लोग जो हैं, एंट्री लेवल से लेकर जनरल मैनेजर तक, वो उनकी ज़रूरत होती है। उस हाँ। हमारी एक छोटी-सी है, जिसमें 40-50 लोग अभी हैं। अभी तो हमारी कंपनी 1 साल भी नहीं हुई।
फिर भी 40-50 लोग हैं जो डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं उसमें। एक तो आप गवर्नमेंट के साथ काम करते हो और एक कॉन्ट्रैक्ट को हेल्प करते हो। हाँ जी, हाँ जी। तो ये आपका अच्छा चल रहा है। तो आप 5 स्टार क्लाइंट एक्सपीरियंस कैसे देते हो एज़ अ गवर्नमेंट? नहीं, उसमें क्या है, जो जो गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट होते हैं, उनके नॉर्म्स होते हैं, उसमें टेंडर में काफ़ी कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फाइनेंशियल क्राइटेरिया लिखी होती है, उनको उनमें एलिजिबिलिटी को फुलफिल करना होता है। तो जो उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, तो उसमें हमारी एलिजिबिलिटी डायरेक्टली नहीं होती। इसके लिए किसी एलिजिबल कंसल्टेंट के थ्रू मिलकर उस प्रोजेक्ट को बिड करते हैं और मिलने के बाद उसको फिर एग्जीक्यूट करते हैं। आपका तो ये एग्जीक्यूशन का भी काम रहता है या ओनली ये मॉनिटरिंग? नहीं, जैसा मैंने बोला ना, प्रोजेक्ट को लेने से स्क्रैच टू फ्रॉम द प्रोजेक्ट का स्क्रैच से लेकर उसके कंप्लीशन तक, तो मेरा काम है। कुछ प्रोजेक्ट जो है ना, जो अभी बिड होने हैं, जो काम शुरू होने के पहले टेंडरिंग होती है, वहां से लेकर प्रोजेक्ट अगर मिल गया तो उसको कंप्लीट करना। इवन कुछ प्रोजेक्ट वैसे होते हैं जो कंप्लीट हो गए हैं, उसको ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, हाईवे में अगर आप देखे होंगे तो मान लीजिए 2 या 3 साल के प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना होता है, एग्जीक्यूशन करना होता है। एक हुँ। बार एग्जीक्यूट हो गया, कंप्लीट हो गया, तो उसको उसको मॉनिटर, उसको जो है ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस में जाते हैं कि जो जो उन्होंने काम किया उसकी डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड होती है, या फिर उनके कंसेशनर एग्रीमेंट होते हैं कि आपको 10 ईयर्स 15 ईयर्स तक आपको मेंटेन कर देना है गवर्नमेंट को। तो जनरली जो भी कंसल्टेंट होता है उसकी गवर्नमेंट 3 ईयर्स का एक टाइम का एक स्टैंड है, हर एक 3 साल में कंसल्टेंट को चेंज करते हैं। तो उस तरह के भी प्रोजेक्ट लेते हैं। तो आप अभी कितने साल की हो सर? मेरा एज जो है 54 ईयर्स हो गया है आप मेरा। आप ना 54 ईयर के नहीं, आप 18 साल के हो, 37 साल का। करेक्ट, आप वैसा बोल सकते हो। तो आपके लिविंग मेंटर कौन है इस टाइम, जो आप से आप थोड़ा गाइडेंस लीजिए? हम्म, जैसे नहीं नहीं, फैमिली में मैं हो गए या प्रोफेशनल या फैमिली में, कौन आप उसको आप मेंटर मानते हो, उससे आप सीखते हो? नहीं, मैं जब जब मैं बचपन में था, तो मैंने बोला ना कि मेरे अंकल जो थे वो सिविल इंजीनियर, तो उनको देखकर हमें लगा कि मैं भी सिविल इंजीनियर बनूंगा। तो आप बोल सकते हो कि काफ़ी कुछ मैंने उनसे, वो हमारे मेंटर थे, उनको देखकर मैंने सिविल इंजीनियरिंग सीखी, सिविल इंजीनियरिंग मैंने किया। और उसके बाद जब प्रोफेशन में आने के बाद हमें 2-3 लोग, जो हमारे प्रोफेशन के ही लोग थे, वो उन लोगों ने हमें आगे बढ़ने में बहुत ही हेल्प किया। एक 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 समय में जो मेरे बॉस 3 कर्नल हुआ करते थे। एक ही प्रोजेक्ट में मैंने 3 कर्नल के साथ काम किया। एक प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे, एक प्रोजेक्ट मैनेजर थे, और एक वो एग्जीक्यूटिव कंस्ट्रक्शन मैनेजर थे। तो वो बोलेंगे तो वो तीनों ही हमारे मेंटर थे। जो जो आज रिटायर हो गए होंगे आप तो? बिल्कुल, बिल्कुल, वो सारे लोग रिटायर हो गए होंगे। हो गए ही भी हैं सारे, क्योंकि जब जब मैं ही 6-7 साल बाद मेरा ही रिटायरमेंट एज हो जाएगा, तो वो तो ऑफ कोर्स रिटायर हो गए हैं, लेकिन आज भी हमारे कॉन्टेक्ट में हैं। तो सर आप अभी क्या कहना चाहोगे? जैसे मैं आपसे पॉडकास्ट कर रहा हूँ, तो आपको कैसा एक्सपीरियंस फील हुआ? मैं अपने जो 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 भी स्टूडेंट होंगे, जो प्रोफेशनलिज्म में आना चाहते होंगे या आने वाले स्टेज में होंगे, उनको एक बहुत ही क्लियर मैसेज देना चाहता हूँ कि सबसे पहले वो जो भी करें, जो भी क्योंकि अगर 4 साल की इंजीनियरिंग में, या जो भी 3 साल के इंजीनियरिंग में, या 3+2 ईयर्स की इंजीनियरिंग में, जो भी है, जो भी उन्होंने स्टडी की, स्टडी करने के बाद जब प्रोफेशन में आते हैं, तो अपने गोल को पहले सेट कर लें, वो उनके लिए ईजी रहेगा। और गोल को जो ही सेट करते हैं कि हमें हमें मीन्स उसको, वो जो उसको बोलते हैं विजन, एक होता है विजन, एक होता है ऑब्जेक्टिव। तो विजन को कंप्लीट करने के लिए अपना विजन बनाना है, और उस विजन को अगेन डिवाइड करने हैं कि कैसे, किस स्टेज में करेंगे, किस स्टेज में करेंगे, और उसको क्लोजली मॉनिटर करना है। क्योंकि हर एक आदमी अपने आप को जानता है कि उसमें क्या स्ट्रेंथ है और क्या वीकनेस है।
बाकी लोग मेंटर हो सकते हैं, गाइड हो सकते हैं, लेकिन लेकिन इंडिविजुअल जो खुद का है उसको पता है कि हमारे हम में स्ट्रेंथ क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ। राइट, एक कहावत भी है ना सर इस पे, व्हाटएवर यू मेजर यू, या मतलब मेजर ही नहीं करोगे हमें कहाँ जाना है, कितना पहुंचना है, फिर जब तो इम्प्रूवमेंट करोगे। वो ज़रूरी है, लेकिन आप क्या कर सकते हो, क्या सपने देख सकते हो, सपने तो खुद को देखने हैं ना, कोई आपके बदले में कोई दूसरा तो सपना नहीं देखेगा। और आप अपने सपने पे पहुँच सकते हो कि नहीं, वो भी आप ही डिसाइड करोगे। दूसरा तो केवल हेल्प कर सकता है, वो आपको राइट, गाइड कर सकता है, रास्ते बता सकता है, लेकिन रास्ते पे तो चलने आपको हैं, जंप आपको मारना है। तो अब हम ये पॉडकास्ट खत्म करने वाले हैं, तो मैं आपसे लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि आप अपने फाइनल वर्ड क्या कहने चाहो। म मैं रिपीटेडली वही बोलना चाहता हूँ कि आप जो है सपने देखो, लेकिन सपने को साकार करने के लिए एक स्ट्रेटजी बनाओ। अपने लिए खुद के लिए ऑब्जेक्टिव जो है सेट करो और उसकी प्रॉपर प्लानिंग करो तो सबसे पहले जब अपने और देखो, उसकी मॉनिटरिंग करते तो सबसे पहले भाई ये देखो, सपने देखो। फिर स्ट्रेटेजी बिल्कुल, बनाओ और उस पर काम करो, जो स्ट्रगल आ रहे हैं उस पर काम करते रहो, ऐसे अपना बिल्कुल, लाइफ। बिल्कुल, ज, बिल्कुल, ज, जैसा कि हमें कहीं घूमने भी जाना होता है तो पहले हम स्ट्रेटेजी बनाते हैं कहाँ जाना है, प्लान, फिर उस हिसाब से स्ट्रेटेजी बनाते हैं, बिल्कुल, फिर जाते बिल्कुल। हैं। और उसमें क्या है, अगर घूमने जाना नहीं है तो हमें डिसाइड करते हैं कि भाई हमारे पॉकेट में कितना है, पहले उतना ही तो हाँ, उस सही हिसाब सोचते रहो। हाँ, तो आप अपने तो वही चीजें हैं कि आप अपनी स्ट्रेंथ को जानते हो कि हम मैं क्या कर सकता हूँ उस क्योंकि क्या है, अगर आप तैरना नहीं जानते हो तो समुद्र में नहीं कूदना है ना। राइट पहले राइट। पहले जो है आप स्विमिंग पूल में जाओ, धीरे धीरे जाओ, तो उसके बाद डीप में जाओ। Right, right. Thank you, sir, for sharing your wisdom with us on the behalf of our community. We really appreciate it. थैंक यू वेरी मच।